देखिए भाई, पॉलिटी के क्वेश्चन क्या क्या हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और उनको हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं जो सेट करा रहा हूं ये बी सेट है। कौन सा सेट है? बी सेट। तो बी सेट के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। बाकी अदर सेट में यही क्वेश्चन अलग किसी नंबर पर होगा, आप देख पाएंगे। अली, हर्षित जी, कृतिका, विवेक, विवेक शुक्ला, जितने लोग जुड़े हैं एक बार देखिए। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में, तो लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संसद या संस्पंदन विचाराधीन हो, मतलब यह है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव लाया गया है और वो अभी विचाराधीन है, उस पर विचार चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या परिणाम हो सकता है? वह पीठासीन नहीं होगा। आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष ये दो लोग लोकसभा में पीठासीन की पदवी पर होते हैं। तो सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष करता है, जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है तब उपाध्यक्ष करता है। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आया, एक बात होती है प्राकृतिक न्याय, शायद आपने सुना होगा नेचुरल जस्टिस, और नेचुरल जस्टिस में आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी किसी व्यक्ति के संदर्भ में कोई निर्णय आ रहा होता है तो उस निर्णय प्रक्रिया में वो संबंधित व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। तो ऐसे में अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, क्या वो पीठासीन होगा? जवाब होगा नहीं होगा, वो पीठासीन नहीं होगा। जब उसको हटाने का कोई प्रस्ताव आ गया है तो ऐसे में वो वहां पर शामिल नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। अब बात है, जब शामिल नहीं होगा तो उसे बोलने का अधिकार क्यों दिया जाएगा? एक सामान्य सदस्य के रूप में, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य भी होगा अमूमन, तो इसलिए वो शामिल हो सकता है लेकिन उसे बोलने का अधिकार नहीं है। अगला, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। क्या पहली बार ही वो वोट दे देगा? पहली बार, यानी आपको ध्यान रखना है कि उसे वोट देने का अधिकार होगा लेकिन फाइनल में, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत। तो 3 गलत 2 गलत, आंसर क्या लगेगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब पहला वाला ऑप्शन आप पढ़े होंगे, लेकिन 2 ऑप्शन यूपीएससी ने उसके बेस पर एनालिसिस कर दिए हैं। आपने जो पढ़ा है उसको ध्यान में रख करके उसने नए क्वेश्चन जनरेट कर दिए। यही यूपीएससी की लीला है। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन बिगड़ेगा नहीं, क्वेश्चन आप बना ही देंगे हर हाल में। खैर, अगले मुद्दे पर चलते हैं। इसका आंसर ए है, आप लोगों को बता दिया मैंने। भारतीय संसद के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। इस क्वेश्चन की आपको मार्केट में जो एनालिसिस हुए हैं अलग अलग जवाब मिल रहे होंगे, अलग अलग जवाब मिल रहे होंगे। लेकिन मैंने चूंकि आपको ये 2-3 मरतबा पढ़ाया, एनसीईआरटी पढ़ाते समय पढ़ाया, लक्ष्मीकांत पढ़ाते समय पढ़ाया, एक आध बार क्वेश्चन में आ गया वहां भी पढ़ाया, तो समझिए क्वेश्चन क्या है। लैप्स करने का, व्यपगत करने का जो एक सिद्धांत है कि कोई भी विधेयक कब व्यपगत कर सकता है, तो फंडामेंटल जान लीजिए। पहला फंडामेंटल ये है कि लोकसभा में अगर कोई विधेयक आया और लोकसभा में पेंडिंग है अभी और लोकसभा भंग हो गई, बिना पास किए हुए विघटित हो गई लोकसभा, तो ऐसी स्थिति में वो तत्काल ही स्वतः लैप्स कर जाएगा, स्वतः व्यपगत हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि अगर वही विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में चला जाए, राज्यसभा में पेंडिंग हो, ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है फंडामेंटल के लोकसभा में पेंडिंग हो तो वो व्यपगत हो जाएगा। दूसरा मुद्दा, राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आ जाए तो इस पर विवाद है। इस पर कुछ एक लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो व्यपगत नहीं होगा, और ज्यादातर लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि नहीं व्यपगत हो जाएगा वो भी। तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिए हैं, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, एकदम सही बात है। लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाएगा, यह भी बात एकदम सही है। अब कोई विधेयक जिसे ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक में भारत के राष्ट्रपति ने सदस्य की संयुक्त बैठक अधिनियम के अपने कार्यों में लंबित कर रखा हो लोकसभा के विघटन होने के बावजूद, ध्यान रखिए लोकसभा से पारित हो गया है। अब आगे की कहानी बस ये ध्यान रखना है कि अब व्यपगत नहीं होगा। अब ज्वाइंट सिटिंग है, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में है या दोनों के बीच में गतिरोध है, तो ऐसी स्थिति में व्यपगत नहीं होगा, यह ध्यान रखना है आपको। तो तीसरा वाला गलत है, तो 1 और 2, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर।
फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग भी आंसर देते चलिए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि हार्ड है तो पेपर नॉर्मल है। और खास करके पॉलिटी के क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, मैं एक ही बात हमेशा कहता रहता था कि पॉलिटी की प्रीलिम्स की बात हो, मेंस की बात हो या इंटरव्यू में कोई कुछ पूछे आपसे, आप बस फॉलो करते रहिए मुझे, मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं, बस आप उतना करते रहिए। आपको पॉलिटी में क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ भी रहे होंगे। हाँ, पॉलिटी का थोड़ा लेट हो रहा है। आप लोग सेशन शेयर कर दीजिएगा, कहीं ग्रुप में जुड़े हैं तो बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। हाँ जी, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मैं कई बार आपसे यह बात बोला था, कई बार आपको समझाया था कि वास्तव में भारत के राष्ट्रपति की इतनी मजाल नहीं है। तो ध्यान रखना, आपको राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता है, एकदम आवश्यकता है। इसलिए यह पहला स्टेटमेंट ही गलत है। सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, ठीक बात है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई रोक नहीं है। यह भी स्टेटमेंट एकदम सही है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। एक बात एकदम सही बात है। नॉर्मली अगर कैबिनेट जो है, मंत्रिपरिषद जो है कह दे तो राष्ट्रपति मान लेता है, लेकिन यहां दिया है असाधारण परिस्थितियां, तो इसलिए यह भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए 2 और 3, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? अगला बढ़े, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख रहे होंगे आप इस योजना को, करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखिए, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। इस योजना के अंतर्गत भूपृष्ठीय कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जाता है। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में प्राप्त करने का प्रावधान। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पॉलिटी का करंट बेस्ड है। अब मैं आपको इसका डिटेल बता दूं, क्योंकि शायद आपने ये योजना न पढ़ी हो। केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करेगी, पहला स्टेटमेंट था हमारा, सही है। आगे देखिए, आगे दिया जा रहा है भूपृष्ठीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण। इस योजना के तहत भूपृष्ठीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जाता है ताकि भू अभिलेखों की पारदर्शिता और सटीकता अच्छी हो जाए, सुधर जाए। स्थानीय भाषा यानी जो संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं, उनमें आप कोई भी प्रतिलिपि ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं। इसलिए इसका आंसर भी क्या था हमारा, डी, 1, 2 और 3। अगला वाला देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप विचार कर रहे हैं, योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की 2री और 3री तिमाही में, इस योजना ही देख लीजिए आप सीधे, योजना क्या कह रही है, प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान, और इसके तहत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देख लीजिए। तो महत्वपूर्ण बिंदु में पहला कथन सही क्यों है, क्योंकि योजना गर्भावस्था की 2री और 3री तिमाही में महिलाओं को न्यूनतम प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान करती हैं। जिनके भी घर में कोई बच्चा हुआ होगा और सरकारी अस्पताल में लेके गए होंगे नजदीक वाले में, तो उनको ये सारी जानकारी होगी। यह सेवाएं हर महीने की 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुफ्त उपलब्ध होती हैं। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को आवश्यक चिकित्सीय जांच और परामर्श सेवाएं दी जाती हैं। दूसरा कथन गलत क्यों है, क्योंकि यह योजना मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर ही सेवाएं प्रदान की जाती हैं, न कि निजी चिकित्सालयों में। योजना में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निजी चिकित्सकों को भी सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है। यहां दिया हुआ है कुछ चिकित्सालयों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान की जाती हैं, कुछ लिखा है ना, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी योजना, आप लोगों ने शायद इसके बारे में देखा होगा। हाँ, पंडित आशुतोष तिवारी कह रहे हैं चाहे जितना सरल पेपर हो, मेरा अनुमान है कि मेरिट
85, 90। मेरिट के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए मेरिट के बारे में भी। तो श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में आपको पूरी बात पता थी। तो आप देखिए 18 से 40 वर्ष, और ऑप्शन में क्या दिया आपको घुमाने के लिए नजदीक है ऑप्शन, क्या दिया ऑप्शन में 21 से 40 है, कितना 18 से 40, इसलिए ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब पहला गलत हो जाएगा तो ये दोनों सही है। लाभार्थी की आयु विशेष संशोधन, भाई जिसने कम एज पर इसका फायदा लेने का प्रयास किया उसको ज्यादा इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, है ना। आगे देखिए, इस योजना के अंतर्गत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपए प्रति माह, यानी ये जो योजना है इसका परिपक्वता अवस्था कब, 60 वर्ष की उम्र के बाद इसका लाभ मिलेगा। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन पर चले तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अच्छा ये अभी अभी का हाल ही का मामला, और ये भी आपने पढ़ा था एक दिन क्लास में, मैंने भी महिला रिजर्वेशन के बारे में बात की तो आपने ये पूरा पढ़ लिया है। क्या है मामला, देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रस्ताव किया गया कि आरक्षण 15 वर्ष के लिए, ये जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया है ये 15 वर्ष के लिए है अभी प्रावधान, तो ये बात सही है। सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा होगा, और यह आरक्षण परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू होगा और 15 वर्षों तक जारी रहेगा, यह भी बात आपको पता है। विधेयक के अनुसार प्रत्येक परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि मामला 1/3 का है। मौजूदा कानून के अनुसार अगला परिसीमन 2026 में होना है। एक परिसीमन पर भी क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब विधेयक अधिनियम बन जाएगा तो सदन या विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की कुल सीटों में 33% या 1/3, ये बात आपको पहले से पता है। तो ठीक है, 2 और 3 ये 18वीं लोकसभा, और ये कब से अगला परिसीमन, यानी ये कोटा 2029 के लोकसभा चुनाव तक लागू किया जाएगा। तो ये बात पूरी कंप्लीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूं, कई बार मैंने आपको ये बता दिया है। जब भी मैं आर्टिकल 32 की जिक्र करता हूं तो मैं इसमें शामिल 5 रिटों की बात कर लेता हूं, और प्रतिषेध और उत्प्रेषण इन दोनों को साथ साथ बताता हूं हमेशा। और दोनों के संबंध में आपको जब मैं लास्ट टाइम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो यहां पे क्या दे दिया उसकी जगह पे निचली अदालत, जो कि आप जानते हैं पहले से ही। तो निचली अदालत किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, यानी मामले को रोकने के लिए कि भाई आपके क्षेत्राधिकार का नहीं है, ये दूसरे क्षेत्राधिकार का है, तब ऐसे केस में रोक दिया जाता है। तो इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, वह राज्य का राज्यपाल है जो राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जाति, अभी मैं कई दिनों से आप लोगों को एक शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ये दोनों मैं बहुत दिनों से आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखिए क्या लिखा है, अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का अधिकार किसके पास है, बताइए। बेसिक बात है जो आपको मैंने कई मर्तबा समझाई है, कई बार मैंने आपको पढ़ाई है, बेसिक बात, ठीक है। कई लोग सही आंसर भी देते हैं। तो देखिए ये राष्ट्रपति होगा, यहां पर कौन होगा, राष्ट्रपति, और दे दिया यहां पर राज्यपाल। किसी राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं कि वो दूसरे राज्य में भी हो, भाई जिस जगह पर अनुसूचित जाति है उसी राज्य तक रहेगी, बल्कि उस क्षेत्र तक रहेगी जिस क्षेत्र में अनुसूचित जाति घोषित की है। अब वही दूसरे राज्य में चला जाएगा तो वहां थोड़ी होगा अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में हमने आर्टिकल देखे थे, एक आर्टिकल 340 SC और 41, और एक आर्टिकल 342 ये ST के लिए, ठीक है। ये भी आर्टिकल उसी अनुसूचियों में देखे थे। तो ये बात सही है, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, ठीक बात है। और राज्य का राज्यपाल, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्रीय बजट, और बजट का भी मामला हमने बहुत डिटेल में देखा। क्या कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री, नहीं, गलत बात है। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है कि राष्ट्रपति बजट के संदर्भ में ये प्रावधान करता है, या किसी भी विधेयक के संबंध में ये प्रावधान करता है कि वो बजट प्रस्तुत करवाए।
हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत करवाए, और ये आर्टिकल 112 में देखेंगे आप, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट के बारे में बातचीत की गई है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो यहां प्रधानमंत्री की जगह पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत। केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। तो बजट जब भी पारित होता है, इस बजट में एक विधेयक आता है जिसका नाम है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। संचित निधि, जिसके बारे में हम कई मर्तबा बात कर चुके हैं, 266 का एक, इसमें से धन निकालना है, तो उस धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, बिना इसके 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। जब हमने ये पढ़ा था तो अनुदान की मांग भी इसमें पड़ी थी। तो अनुदान की मांग तब तक नहीं की जा सकती जब तक राष्ट्रपति से अनुमति न ले ली जाए। ये हमने कई बार प्रैक्टिस के दौरान भी क्वेश्चन देख लिया है, शायद आप लोगों को याद होगा तो ठीक है। तो ये वाला जो है इस स्टेटमेंट सही है 2, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 65, निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वे बाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं? तो आपको पता है हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, जिनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है, वही इन किताबों के लेखक हैं। ये किताब तो बहुत पॉपुलर हुई है, द इंडिया वे, आप लोगों ने बहुत न्यूज में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चा टाइप है, बच्चा टाइप। लक्ष्मीकांत की क्लास के शुरुआत में मैंने बोला था कि ये शायद आपको याद भी होगा, मैंने ऐसे बोल दिया था कि ये तो 1 के 4 वाले क्वेश्चन में से है कि लोकसभा की बैठक कब शुरू हुई, लोकसभा में पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया, फिर वो अध्यक्ष किसे बनाया गया, इन्हें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को क्यों कहते हैं, पहले वाले को अस्थायी क्यों कहते थे सच्चिदानंद सिन्हा को, सब के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो बहुत बच्चा टाइप क्वेश्चन है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा, इनके पहले अस्थायी सभापति कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको 1935 का अधिनियम पढ़ाते समय पढ़ाया था, अगर आप डिटेल में अभी भी पीपीटी देखेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। देखिए, इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की कल्पना की गई थी। पहली बार 1935 के अधिनियम में संघ बनाने की व्यवस्था की गई। रक्षा, विदेशी मामलों, परिसंघीय विधानमंडल नहीं, परिसंघीय विधानमंडल नहीं, ये बहुत जरूरी थे प्रावधान, इसलिए इनको तो जो वायसराय हुआ करता था उस समय पर, उस वायसराय के अधीन दिया गया था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे, ठीक है। इन्हें ध्यान रखना आपको, ये केंद्र की सरकार के अधीन थे और वायसराय की विशेष जिम्मेदारी थी इनके संदर्भ में, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, ये क्वेश्चन मैंने आपको 8वीं अनुसूची, आप लोग बता नहीं रहे हैं, अभी मैंने 5 बजे क्लास ली थी, एक 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं और उसके संशोधन। अच्छा, मैं एक डेमो दिखा देता हूं आपको, कुछ एक क्वेश्चनों के मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि मैं एक एक क्वेश्चन की आपको क्या दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा किसी दिन। तो अभी आप देख लीजिए, मैंने कुछ एक के जो है स्क्रीनशॉट लगाए हैं। जैसे ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये स्क्रीनशॉट देखिए, क्या लिखा है इसमें, डेट के साथ क्या लिखा है, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद बने हैं। 9 दिसंबर को जब बैठक शुरू हुई थी तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये आप ही लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं, ये मेरी क्लास है ना एम लक्ष्मीकांत, जब पढ़ा रहा हूं। और दिखाता हूं आप लोगों को, और डिटेल दिखाता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी निजता के अधिकार वाला क्वेश्चन आगे आएगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको कब पढ़ा रहा हूं, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम्स, जो पीवाईक्यू पढ़ा रहा था मैं आपसे, बोल रहा था पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएगा। और देखिए क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आया है, निजता के अधिकार का संरक्षण, आर्टिकल 21, याद है कि नहीं है। मैंने पूरी व्यवस्था समझाई थी कि अगर किसी के सामने प्रस्ताव ले जाना है तो किसमें आएगा, किसी से शादी करनी है तो कहां आएगा, निजता के अधिकार का मामला। तो ये भी देखिए, और मैं आपको एक बार दिखा दूं। वैसे हम ये सारे के सारे जो स्क्रीनशॉट है वो एक क्लास लेकर के दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए, एक क्वेश्चन आया है
संविधान संशोधन किस भाग में है और आपातकालीन उपबंध किस भाग में। तो देखिए संविधान संशोधन मैंने हाथ से लिख के पढ़ाया है आपको, हाथ से 368 भाग 20, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हम कहां दिखाएंगे, एक इवेंट लेंगे, उस इवेंट में आपको ये सारी चीज मिल जाएंगे। देखिए अगली बात जो अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं कि मंत्रिपरिषद का क्या है मामला, तो ये लिखा है अनिवार्यतः राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता या सलाह के नहीं करेगा, जो क्वेश्चन मैं अभी आपको करा चुका हूं, ठीक है। तो ऐसे करके एक और देख लीजिए, फिर बाकी हम बाद में देखेंगे। जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया है, अभी देखिए ये रहा क्वेश्चन, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 71वां संशोधन, और यहां देखिए 71वां संशोधन, कितना 71वां संशोधन, और मैंने इतना नहीं बताया आपको, 71वां संशोधन हुआ तो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं के बाद 71वें संशोधन से 3 जोड़ी गई, एक जोड़ दी गई पहले ही, तो 14 और एक 15, और उसके बाद 3 जोड़ी गई, तो ये कितने हो गई 18। और कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर इसके बाद संशोधन हुआ 92, इससे 4 जोड़ी गई, 1 2 3 4, और ऐसे करके 18 + 4 बराबर 22। देख पा रहे हैं, आप ही की क्लास का है। अब इसका आंसर अब आप इजीली लगा देंगे, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंपल। आगे चलिए, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है। अंतरराज्यीय व्यापार, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए, मैं तो आपको पढ़ाया हूं, लेकिन इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए, जी हाँ किंग, ठीक है, जी हाँ नायरा, समझिए एक बात, लेकिन मैं तो आपसे फिर भी यही कह रहा हूं कि अगर आपने एग्जाम दिया है तो ठीक बात है, नहीं दिया है तो अगली बार के लिए भी फिर आपसे मैं यही कहूंगा, पैर से पैर बांध के रहिए आप, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा पॉलिटी में। देखिए ये क्या है, जब भी अंतरराज्यीय बात आ जाए, इंटर स्टेट की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट की जब भी बात आ जाए, ये मामला कहां जाएगा, यूनियन लिस्ट में। भाई इंटर स्टेट का मतलब एक से ज्यादा राज्यों के बीच की बात है ना, तो एक से ज्यादा राज्यों के बीच की बात होगी, राज्यों को दे देंगे तो लड़ते नहीं रहेंगे रोजाना, इसलिए संघ सूची में जाएगा, इंटर स्टेट की बात जब भी करेंगे, ठीक है। तो अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची में नहीं होगा, क्योंकि अंतरराज्यीय है। अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची नहीं होगा, क्योंकि लड़ जाएंगे, ये भी संघ सूची में। अंतरराज्यीय संघरोध यानी ये क्वारंटेशन का मामला है, तो ये कहां जाएगा, तो ये संघ सूची में। अच्छा, अंतरराज्य के साथ इसमें संघ सूची दिया है, तो ये हो गया सही। निगम कर राज्य सूची के अंतर्गत, ये भी गलत। अब समझ लीजिए आप, जब पूछा है सही तो हमारा सही कौन सा है, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार का स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया पहले। केस ध्यान करिए, एक मेनका गांधी केस पढ़ाया होगा मैंने, मेनका गांधीवाद, और एक केस पढ़ाया होगा पोट्टा स्वामी, या पुट्टा स्वामी भी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पुट्टा स्वामी, पुट्टा स्वामी केस, मेनका गांधी और पुट्टा स्वामी। तो मेनका गांधी केस में जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, इनको बहुत व्यापक रूप में परिभाषित किया है ना, विदेश जाने का अधिकार बताया था, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था, मेनका गांधी कहां पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट, पूरी कहानी आपको याद आ रही होगी। तो पोट्टा स्वामी केस में निजता के अधिकार में कहा कि भैया देखो, भूलने का अधिकार जो है ना, वो भी शामिल है निजता के अधिकार में, और ये आर्टिकल 21 का भाग है, राइट टू प्राइवेसी। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, मुझे याद आ रहा है अभी भी, कि आप लोगों की निजता है या चली गई, मतलब बची है अभी, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, याद आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीडीएस पेड बैच जो था उसमें तो पढ़ाया था मैं, यहां तो नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है, झूठ क्यों बोला जाए। तो सीडीएस के बारे में जो क्वेश्चन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, तीनों सेवा
प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग सभी तीनों सेवाओं के विषय पर रक्षा मंत्री को जो है सलाह देना। तो ये बात एकदम सही है, ठीक है। अगली बात, तीनों सेवा प्रधानों, ये थोड़ा लैंग्वेज गलत टाइप हो गई है मेरे ख्याल से। देखिए यहां पे क्या है मसला पूरा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अध्यक्ष, ये पहला स्टेटमेंट सही है। और अगला क्वेश्चन, तीनों सेवा प्रधानों सर्विस पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, ये गलत है, क्योंकि सीडीएस तीनों सेवा प्रमुखों पर सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करते। सेवा प्रमुख अपने अपने बलों की कमान स्वयं संभालते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए है ये, ऐसा नहीं है। और गृह मंत्री को तीनों सेवाओं में, यानी जिसे ट्राई सर्विस कहते हैं, इसके मामले में सैन्य सलाहकार यानी एडवाइस वगैरह करते रहते हैं बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, लोकसभा में आचार समिति यानी इथिक्स कमेटी। अब इसके संबंध में भी आपको पता होना चाहिए, इथिक्स कमेटी बड़ा रुचिकर मुद्दा रहा बीच में और आपने शायद सुना भी होगा। देखिए मैंने आपको पार्लियामेंट्री कमेटी बताई थी, जब संसदीय समितियां बताई थी, संसदीय समितियां, तो संसदीय समितियों में कैटेगराइजेशन जो किया था वो दो प्रकार से किया था या दो तरह से किया था, एक स्थायी समिति स्टैंडिंग और दूसरी जो तदर्थ एडहॉक तदर्थ समिति। तदर्थ समिति का मतलब एक किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई जाएंगी, उद्देश्य पूरा होते ही समाप्त हो जाएंगी, स्थायी मतलब बनी रहेंगी। तो जो आचार समिति है, इसको शुरुआत में जब लाया गया था तो इसे 2000 में तदर्थ समिति के रूप में लाया गया था, सन 2000 में। लेकिन बाद में इसकी आवश्यकता इतनी ज्यादा रही कि 2015 से फिर इसको स्थायी बना दिया। तो वर्तमान में ये क्या है, वर्तमान में तो स्थायी है, लेकिन जब लाया गया था तब ये क्या थी, तो उस समय पर तदर्थ समिति थी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए क्या है मसला, प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी, सही बात है, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। नहीं, गलत है ये, कोई लोकसभा सदस्य ही नहीं बल्कि कोई भी सदस्य किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, ये होना चाहिए। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है, यानी अगर कहीं न्यायपालिका में पेंडिंग है कोई मामला, लंबित है कोई मामला, तो उस पर विचार नहीं कर सकती, ये बात एकदम सही है। तो 1 और 3 सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए खत्म। अब मुझे बताइए ईमानदारी से, जितने लोग देख रहे हैं अभी 49 के करीब लोग देख रहे हैं, तो मुझे बताइए ईमानदारी से कि जो मैंने कराए थे क्वेश्चन आपको, वो सभी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि हमने जहां से पढ़ा था वहीं से फंसा है, या ऐसा ही, जैसा भी जो लोग रेगुलर पढ़ने वाले हैं, रेगुलर पढ़ने वाले बताइएगा, ठीक है। चलिए और कुछ डिस्कशन करना होगा तो मैं एक बार शांतनु सर को बुला देता हूं, और आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट सबको करना है। देखिए वर्ष भर हम कमेंट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि आज परिणाम आया है, हमारा परिणाम आया, आपका तो आएगा आगे, हमारा परिणाम कि हमने जो पढ़ाया वो कितना काम आया, ठीक है। तो ऑफलाइन कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन पॉलिटी वाले सेगमेंट में से आपके मेरे पढ़े हुए फंस गए हैं। बाकी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो सबका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इवेंट करके बता दूंगा कि क्वेश्चन कितने फंस गए हमारे पॉलिटी के, ठीक है। रही बात उसकी मेरिट की, तो कितनी जा सकती है उसका भी अनुमान करेंगे अभी, ठीक है।